वेस्ट एशिया की हमारी नीति में क्या चेंज हुआ, यही आपको बता रहे थे। व्हाट इज इंडियन, हाउ इंडियन फॉरेन पॉलिसी चेंज टुवर्ड्स द वेस्ट एशिया। तो लास्ट में कितना, कौन सा पॉइंट बताए थे? क्या करने के लिए? हाँ, प्रेगमेटिक और डिहाइफिनेशन। प्रेगमेटिक है, अवसरवादी नहीं, उसका अनुवाद है। तो प्रेगमेटिक और डिहाइफिनेशन लिख लिया था उसमें कुछ आपने? क्या लिखा था? हाँ, बस उसी में एक लाइन लिख लीजिए, अगला पॉइंट। इसी में डिहाइफिनेटेड और प्रेगमेटिक फॉरेन पॉलिसी, यानी हमारी 90 के बाद वेस्ट एशिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज हुआ, तो उसमें क्या लिखा आपने? कितने पॉइंट्स आपने चेंज के लिखे हैं, कौन कौन से? कितने पॉइंट्स लिखे हैं, कौन कौन? सामरिक और हाँ, तीसरा, ठीक है, लिख लीजिए। इजराइल के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, इजराइल के साथ मित्रतापूर्ण संबंध फिलिस्तीन विरोधी नहीं माने जाते। The friendly relation with Israel is not considered as anti-Palestine. फिलिस्तीन विरोधी नहीं माने जाते और ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच आपसी संबंध प्रतिकूल है। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच आपसी संबंध प्रतिकूल हैं। The relation between Iran and Saudi Arabia is adversary with each other. आपसी संबंध प्रतिकूल है, परंतु भारत ने ईरान और सऊदी अरब दोनों देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास किया है। Even India is cultivating the friendship both with Iran as well as Saudi Arabia. तो अब देखेंगे, ये प्रैग्मेटिक पॉलिसी है और डिहाइफिनेशन की पॉलिसी है कि आपस में इनके झगड़े हों, उससे हमारा मतलब नहीं है। भाई हमको सभी के साथ संबंध बनाए रखना है, बिकॉज इंडिया इज ए मेजर पावर। इंडिया इज ए मेजर पावर, तो भारत का रिलेशन अब किसी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित नहीं होगा। तो भारत चाहता है कि सभी देशों के साथ मेरिट के आधार पर संबंध बने रहें। Although it is very difficult to maintaining relation with each and every partner, लेकिन 90 के बाद ऐसा pragmatic foreign policy हुई है। इसलिए अब देखते हैं कि now we are approaching towards multi alignment। अब गुट निरपेक्ष नीति रही नहीं,
और गुट निरपेक्ष नीति का जो मूल बेस था वेस्ट एशिया में, तो पहले आप देखेंगे 90 के पहले विदेश नीति क्या थी? अपोजिशन ऑफ इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म या सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन कॉज। आज भी हमने फिलिस्तीन के मुद्दे को सपोर्ट किया है, आज भी हम मानते हैं फिलिस्तीन एक राज्य होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इजराइल के साथ संबंध खत्म करेंगे ऐसा नहीं होगा। और इजराइल, वाई इजराइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इजराइल डिफेंस कारण तो वही है, डिफेंस कारण है, स्ट्रेटजिक है, टेररिज्म है। आज आप देखेंगे कि भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। पहले क्या माना जाता था कि भारत के लिए जो भी एक्सटर्नल थ्रेट है, दैट में बी चाइना, दैट में बी पाकिस्तान, बट हमारी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जो मेनली है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को हल करने के लिए अगर कोई एक देश हमारे साथ बहुत प्रभावी तौर पे काम कर रहा है तो दैट इज इजराइल। आपने देखा होगा वी आर वर्किंग ओवर इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब है नॉर्थ ईस्ट में इलीगल माइग्रेशन, कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अब देखिए पहले क्या होता था कि सीमा पे बाड़ लगा दिया, फेंसिंग। फेंसिंग वाज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रोल, फॉर मैनेजिंग द बॉर्डर। लेकिन अभी हमने क्या किया है, जैसे कि थर्मल सेंसिंग, सोनार टेक्नोलॉजी, या एक तरीके से नाइट विजन कैमरा, ये सारी इजरायली की टेक्नोलॉजी है। क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ दुश्मनों से ही घिरा हुआ है। इस मामले में इजराइल की कंडीशन, जियोपॉलिटिकल पोजीशन और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। देयरफॉर इजराइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग आवर इंटरनल सिक्योरिटी। तो बॉर्डर मैनेजमेंट से लेके एंटी टेरर ऑपरेशन, तो इजराइल इसमें बड़ा मास्टर है। और इजराइल का बॉर्डर मैनेजमेंट पूरी दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब व्हेन वी आर कंपेयरिंग इजरायली बॉर्डर मैनेजमेंट, इट इज एट पार विथ यूएस एंड जर्मनी। यहां तक कि यूएसए भी अच्छा। यूएस में देयर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम मैक्सिको, लेकिन इजरायली के लिए बड़ी जबरदस्ती बात है। जैसे आप देखेंगे इंडो पाकिस्तान पे प्रॉब्लम क्यों होती है, अब हमने फेंसिंग लगा दी, बर्फ पड़ी, फेंसिंग खत्म। जस्ट गो इंडिया बांग्लादेशी बॉर्डर, बरसात के समय तो बॉर्डर दिखता ही नहीं, बॉर्डर कहाँ पे है। फेंसिंग को बड़े आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। और हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट के तरीके बड़े ही पुराने हैं। जैसे अब जैसलमेर में राजस्थान का बॉर्डर है, अभी भी वहाँ वी आर यूजिंग द कैमल्स एंड फेंसिंग, वो सब बड़े पुराने तरीके पड़ गए हैं। तो नाउ वी नीड अ मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर द बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट, और इजराइल इसमें बड़ा हमारी सहायता करता है। इसके अलावा आप देखेंगे वी आर कोऑपरेटिंग ओवर द नॉन स्ट्रेटेजिक इशूज विथ इजराइल। और ये ऐसा देखिए इमोशनल मामला नहीं है, इजराइल को भारत जैसा बड़ा बाजार नहीं मिलेगा। और हमें नॉन स्ट्रेटेजिक इशूज का मतलब है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड दैट वाज मेड विथ इजराइल। इजराइल एक विकसित देश है, डेवलप कंट्री, डेवलप्ड वर्ल्ड है। तो डेवलप कंट्री में टेक्नोलॉजी का ही मूल, डेवलपिंग कंट्री डेवलप वर्ल्ड के बीच बेसिक फर्क क्या है, टेक्नोलॉजी। तो अभी इजराइल के साथ एग्रीकल्चर में, इजराइल इज द ओनली कंट्री विच इज सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द वेस्ट एशिया। पश्चिम एशिया में कृषि उत्पादों में वो आत्मनिर्भर है। बाकी सारे जितने वेस्ट एशियाई देश हैं वहां उनके लिए चाहे वेजिटेबल्स हो, सारी चीजें इंडिया से आती हैं। तो इजराइल की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आ जाए तो हमारे यहाँ पूरा राजस्थान आबाद हो जाएगा। भाई हमारे यहाँ पूरा मानसून पे आधारित ड्रिपिंग टेक्नोलॉजी आप देखेंगे पूरा इजराइल से लिया गया है। और इजराइल में दैट इज द ओनली कंट्री, अभी आप देखेंगे वाटर क्राइसिस इज लूमिंग लार्ज इन इंडिया। वाटर क्राइसिस बड़ा, चूंकि हमारे यहाँ पानी इतना ही अफराद है कि अभी हमने उसकी कीमत समझी नहीं। इजराइल जैसे देश हैं 98% अपने वाटर को फिर से रिसाइकिल कर लेता है। टेक्नोलॉजी ऐसी है, कभी भी वेजिटेबल्स हुए, प्लांट्स हुए, उसमें अगर उनको पानी देना है तो सेंसर लगा के रखा हुआ है, जितना पानी चाहिए उसके बाद सेंसर बच जाएगा और हम पूरा बाल्टी उठा के दे मारते हैं। तो इजराइल का अभी आप देखेंगे मोदी की यात्रा में
वी आर इन फैक्ट कोऑपरेटिंग विथ नॉन स्ट्रेटेजिक इशूज विथ इसराइल। और हमने बताई दिया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कारगिल में जो पाकिस्तान ने इधर इन्वेजन किया था, उस समय हमें पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि ऊपर लोग बैठे थे कि दे हैव ऑक्युपाइड द ऑल द हिल्स। तो जब ऊपर कोई दुश्मन बैठा होगा तो नीचे से जाके ऊपर आप चढ़ नहीं सकते। उसके लिए वी नीड अ प्रिसाइज लोकेशन कि आखिर में वो है कहाँ। उसके लिए पहली बार हमें इजराइल ने ड्रोन तकनीक दी थी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इज स्टिल, अब ड्रोन हम दो जगह का यूज कर रहे हैं, कि इजराइल का, दूसरा गार्डियन सी यूएस का। ड्रोन के मामले में दे आर द मास्टर। इसलिए अब देखेंगे वेस्ट एशियन की पॉलिसी बिल्कुल बदल गई। इसलिए अब वो पुराना जमाना के पाकिस्तान के कारण केवल, या केवल हमने कश्मीर के कारण, सो वी आर मोर प्रोएक्टिवली एंगेजिंग द एंटायर वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया को अच्छे से एंगेज करेंगे, चीजें अपने आप होंगी। और जो आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, उससे हम कोशिश करते हैं कि वी आर अ कंट्री विच ऑलवेज सपोर्ट पीस इन वेस्ट एशिया। क्योंकि वेस्ट एशिया मामला इधर उधर होगा तो इंडिया का इम्पैक्ट सीधे आएगा, एनर्जी, डायस्पोरा, प्रभावित तो हम ही होंगे। नेक्स्ट चेंज, नेक्स्ट हेडिंग, व्यापार संबंध, ट्रेड रिलेशंस। नेक्स्ट वन इज ट्रेड रिलेशंस, व्यापार के संबंध। देखिए फिर वही बात आपको याद दिलाते हैं, 90 के बाद और 90 के पहले। इन कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड देयर इज अ डायनेमिक शिफ्ट विच कैन बी परसीव इन दिस वर्ल्ड। कोल्ड वॉर के समय हमारा वेस्ट एशिया के साथ व्यापार क्या था? तेल और गैस का। अभी जरा सोच के देखिए, जहां 90 लाख इंडियंस रह रहे हैं, वहां इंडिया का प्रोडक्ट बिकना चाहिए। अब हमारे व्यापार लगातार बढ़ रहे हैं। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो पहला पॉइंट, कि भारत के फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के निर्यात में अग्रणी है। इंडिया इज a leading country in the export of pharmaceutical, automobile, information technology, और लगभग 90 लाख भारतीयों के रहने के कारण due to presence of a large Indian diaspora in the West Asia, in bracket 9 million, पश्चिम एशिया में बड़ी मात्रा में डायस्पोरा के रहने के कारण भारतीय वस्तुओं के निर्यात की संभावना बढ़ रही है। भारतीय वस्तुओं के निर्यात की संभावना बढ़ रही है। The export of Indian product is increasing by each passing day, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC, खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार
The bilateral trade between India and Gulf Cooperation Council is approximately $120 billion. The bilateral trade between India and West Asia is touching around $120 billion. तो 120 बिलियन डॉलर की बात आ रही है. एंड द मेंबर्स ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. अच्छा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में मेंबर्स जो हैं दैट इज सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन एंड कुवैत. These are 6 members which are in Gulf. Gulf means Gulf of Persia. तो जरा देखिए कि गल्फ के 6 देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार इट इज मोर देन $120 बिलियन. तो दैट इज ए पोटेंशियल ऑफ बाइलेटरल ट्रेड. ये है द्विपक्षीय व्यापार की संभावना. तो द्विपक्षीय व्यापार की संभावना बहुत ही ज्यादा है. इस वजह से पश्चिम एशिया हमारी वस्तुओं के व्यापार के लिए एक नया बाजार भी उभर रहा है. दिस इज न्यू पोटेंशियल फॉर द वेस्ट एशिया. ये हमारा पहले वेस्ट एशिया के प्रति दृष्टिकोण नहीं था. वही बातें किया गई आफ्टर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वी नीड न्यू मार्केट. भाई भारत को नए बाजार चाहिए. और इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री विच इज लीडिंग इन सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट. तो यहाँ पे हमारे निर्यात बढ़ रहे हैं. और नाउ इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑपरेटिंग इन द वेस्ट एशिया. भारत की तमाम निजी कंपनियां पश्चिमी एशियाई देशों में काम कर रही है. ये अपने आप में नया चेंज है जो पहले नहीं था. अब एक बात आप याद रखिए, 90 के बाद कहा भी जाता है कि दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ जियो इकोनॉमी. उदारीकरण, निजीकरण, किसी के साथ हो ये पॉइंट तो हर जगह ही आएगा 90 के बाद. तो ये है इंडिया के इंटरेस्ट वेस्ट एशिया के प्रति. अब देखिए 90 के पहले 90 के बाद फर्क दिख रहा है. और लेकिन बस इसमें तो आप कहेंगे कि मोदी ने क्या फर्क किया. ऐसा नहीं है कि देखिए आफ्टर 90 भारत के विदेश में जो चेंज हुआ दैट वाज आफ्टर 90. मोदी के आने से फॉरेन पॉलिसी में क्वालिटेटिव चेंज नहीं है. बस हाँ, विदेश में ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई है. प्रोएक्टिव का मतलब है 2 प्रकार के लोग होते हैं. एक रिएक्टिव, आपको बताया रिएक्टिव, प्रोएक्टिव. एक रिएक्टिव होते हैं कि आप खिलाएंगे तो खिलाएंगे, आप चाय पिलाएंगे तो पिलाएंगे, और आप शादी में उनके जाएंगे तो वो आपके यहाँ आएंगे. प्रोएक्टिव का मतलब है पहले ही आएंगे. आप आइए ना आइए, वो आएंगे. आप बोलिए ना बोलिए. कई लोग एकदम तन के बैठे बोलते ही नहीं किसी से. कोई बोल देगा, बोल देंगे. एक स्टूडेंट मेरे पास कभी आए थे तो कुछ क्लास में लेट पहुंचे तो उन्होंने कहा सर किसी कॉपी दिलवा दीजिए. मैं कॉपी मैं दिलवा दूं यार, किसी क्लासमेट से तुम ले लो. उनका सर मैं किसी से बात नहीं करता. उनको लग रहा था कि अपने व्यक्तित्व की बड़ी अच्छी विशेषता बता रहे हैं. अरे किसी से बात नहीं करते तो रहते कहाँ हो. तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो दैट इज द प्रॉब्लम. इसलिए कहा जाता है कि देयर इज एन इनफ प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी. और मोदी ने क्या किया, 3 बार यूएई की यात्रा की. इवन ही विजिटेड ओमान, ईरान, इजराइल. पहली बार. अच्छा, अभी तक इजराइल के साथ क्या था, हम इजरायली के साथ कंबल ओढ़कर घी पी रहे थे. कंबल ओढ़कर घी पिया कभी अपने दोस्तों? कंबल ओढ़कर घी होने का मतलब है ऐसा है. एक मौलवी साहब थे तो रोजा रखते थे, बड़ी होशियारी से काम करते थे. तो वो तालाब में नहाने जाते थे, डूब के पानी पी लेते थे. तो कहते थे ऐसा पानी पीता हूं खुदा भी नहीं जानता. और एक दिन पानी पी रहे थे, मछली गले में फंस गई, पूरा मोहल्ला जान गया. तो कंबल ओढ़ के घी पीने का मतलब है जब हमारे इजराइल के साथ रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन 92 से बन गए, तो अब इसमें क्या है भाई कि आप इजराइल में नहीं जाओगे. इजराइल में पहली बार मोदी की यात्रा हुई. और बी प्रैग्मेटिक. इजराइल के साथ जॉर्डन जैसे अरब देश के रिलेशन हो सकते हैं, तो हमारा इजराइल के साथ कौन सा झगड़ा था. लेट्स सी प्रैग्मेटिज्म. और एक बात आपको बता दें, हैरानी की बात तो फॉरेन पॉलिसी भी ये है, सऊदी अरेबिया जो अपने आप को वर्ल्ड लीडर कहता है इस्लाम का, उसके भी चोरी चुपके इजराइल के साथ संबंध है ईरान को काउंटर करने के लिए. पॉलिटिक्स अलग होती है.
नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और बिला वजह विचारधारा हम क्यों रखें भाई, सीधी सी बात है। और अब चीजें बदल गई, क्योंकि अगर हमारा इजराइल किसी वैश्विक मंच पे विरोध नहीं कर रहा है तो हम उसका विरोध क्यों करें। लेकिन ये बात अवश्य है, अभी अब देखें कश्मीर पर पता चल रहा है कि डिप्लोमेसी में कौन हमारे साथ है। भाई जो हमारे साथ है उसका हम भी साथ दें, सीधा फार्मूला है। अब कोई हमारा साथ देगा और आप कहेंगे ना ना हम तो देखेंगे, तो देखोगे तो फिर वो भी देखेगा। दैट इज ए डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव। तो अभी ये नहीं चलिए, तो बस मोदी ने यही थोड़ा फॉरेन पॉलिसी प्रोएक्टिव हो गई। जरा सोच के देखिए, यूएई जैसे देशों का महत्व, हम यूएई जैसे इंपॉर्टेंट देश में हमारा कोई भारतीय प्रधानमंत्री 30 साल से न जाए, दैट इज ए प्रॉब्लम। और मोदी ने एक एक देश में अलग अलग यात्रा की। अब देखिए वेस्ट एशिया के कैलकुलेशन सेंट्रल एशिया से अलग है, ईस्ट से अलग है। ईस्ट में हमारा पीएम जाता है 2-4 देशों के साथ निपटा देता है, सेंट्रल एशिया में गए 5 देशों में एक साथ, वेस्ट एशिया में ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, एक एक देश में एक साथ। और पहली बार कोई इंडियन पीएम गया केवल इजराइल गया, और फिलिस्तीन गया केवल फिलिस्तीन गया। फिलिस्तीन इज डिफरेंट, इजराइल इज डिफरेंट, तो हम दोनों के साथ रिलेशन बनाएंगे। अब देखिए, अभी तो हमने ओवरऑल आपको बता दिया। अब मान लीजिए आपको इंडिया इजराइल का रिलेशन लिखने को आ जाए, तो पोल साइंस जो बात ध्यान में रखेंगे कैसे लिखा जाता है। अब बता दें आपको, ईरान के साथ आ गया। ईरान इजराइल 2 ऐसे प्लेयर हैं जो वेस्ट एशिया में अलग से पूछे जा सकते हैं, बाकी सब तो ओवरऑल हमने वेस्ट एशिया की पॉलिसी आपको बता दी। अब मान लीजिए लिखा कैसे जाता है, अब आपको एग्जाम्पल बता दें। अगर मान लीजिए हमें पोल साइंस में लिखना हो और सिंपल सा रिलेशन आ गया इंडिया इजराइल, तो पहली बात ये होती है, अब जैसे रिलेशन में आप लिख रहे हैं तो उसमें ये मत लिखे कि हम इजराइल को ये निर्यात करते हैं, इजराइल हमें ये निर्यात करता है। पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मामले पहले आते हैं, बाकी सबको शॉर्ट करिए। और आप याद रखिए, आईआर का स्टूडेंट ये सब बेसिक बातें कि हम मौसम विज्ञान के क्षेत्र में डेयरी फार्म में सहयोग कर रहे हैं, उसको एक लाइन में खत्म करिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इजराइल के साथ क्या है, अब जैसे इंडिया इजराइल लिख रहे हैं तो पोल साइंस में चीजें ग्लोबल लिखिए, जैसे कि व्हाई, बिकॉज इंडिया यूएस रिलेशंस वेरी गुड, यूएस इजराइल रिलेशंस वेरी गुड, देयरफॉर इंडिया एंड इजराइल आर द पार्टनर। जब आईआर में आप लिखते हैं तो रिलेशन होना चाहिए, मतलब देश के बीच, ऐसा नहीं कि अपने व्यापार इतना है इतना। दूसरी बात है, दूसरा इक्वेशन आएगा, पहला इशू है दोस्त का दोस्त, दूसरा इशू है इजराइल का संबंध। इजराइल का संबंध न तो चीन के साथ डिफेंस रिलेशन है और न पाकिस्तान के साथ। एंड व्हाट आर एडवर्सरी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर जो एक देश सपोर्ट कर रहा है वो कौन है, अभी चीन है। चाइना तो कर रहा है कि भाई हम यूएन में तुम्हारा साथ सपोर्ट करेंगे, ऐसा न्यूज है। यदि इजराइल न तो चीन को डिफेंस देता है न पाकिस्तान को, एंड बोथ आवर एडवर्सरी, देयरफॉर इजराइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इक्वेशन आप जरूर लिखिए आईआर में जो हम लिखते हैं, तो दैट इज अच्छा। ये भी कारण आप पूछेंगे कि इजराइल इनको हथियार क्यों नहीं देता, तो आफ्टर बिकॉज इजराइल इज अ फ्रेंड ऑफ यूएस एंड यूएस इज एडवर्सरी ऑफ चाइना। और तियानमेन स्क्वायर, जब तियानमेन स्क्वायर में घटना हुई तब वहां पे प्रतिबंध लगा के रखा। तियानमेन स्क्वायर के बाद देखो, यूएस नेबर सेल्स एनी आर्म्स टू चाइना। और पाकिस्तान खुद कहता कि मैं इस्लामी देशों का नेता। तो आजकल नेता है कौन ये समझ में नहीं आया। कभी मिस्र ने कहा हम नेता हैं, कभी सऊदी अरेबिया ने कहा हम, कभी ईरान ने कहा हम। तो इवन द क्लेम ऑफ लीडरशिप ऑलवेज चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेतागिरी का मामला चेंज होता रहता है। इस वजह से चाइना एंड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ है ही नहीं है, इसलिए इसराइल के वेपन्स हमारे लिए डबल बेनिफिशियल है।
डबल बेनिफिशियल है. रसिया has started to selling the weapons to Pakistan, and Russia is already supplying all the weapons to China. ये हमारा एडिशनल एडवांटेज इसराइल के साथ. तो चीजें ये इन दो बातों पर फोकस करिए. आईआर में पोल साइंस में खास तौर पे जब चीजों को लिखते तब एग्जामिनर को समझता अच्छा हाँ रिलेशन आप लिख रहे हैं, और किसी भी स्कॉलर का नाम नहीं देंगे वो चल जाएगा. लेकिन जब ये चीजें नहीं लिखेंगे तो फिर बहुत हल्का उत्तर हो जाएगा. फिर क्या लगेगा कि हम वहां टमाटर बेच रहे हैं तो हमें आलू दे रहा है. तो ये सब चीजें नहीं. तीसरा फिर आएंगे स्ट्रेटजिक में आ जाएगा टेररिज्म एंड डिफेंस. टेररिज्म एंड डिफेंस स्ट्रेटजिक में आएगा. उसके आगे नॉन स्ट्रेटजिक इशूज. नॉन स्ट्रेटजिक इशूज हमने कहा एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, टेक्नोलॉजी, बॉर्डर मैनेज. और स्ट्रेटजिक में तो बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ इसी का बॉर्डर मैनेजमेंट. बॉर्डर मैनेजमेंट. तो नॉन स्ट्रेटजिक में क्या है? एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इवन टूरिज्म, ट्रेड. दीज आर नॉन स्ट्रेटजिक. तो हमेशा नॉन स्ट्रेटजिक का रेशियो कम रखिए, इनका रेशियो बड़ा करिए, इनका रेशियो बड़ा करिए. लेकिन अब देखिए, अब टाइटल कुछ भी दे सकता है. टाइटल क्या पूछेगा? इंडो इजराइल रिलेशन आर हैविंग वेरी मच डेप्थ कमेंट. अब ऐसे पूछेगा. डेप्थ का मतलब ही है मैं नाउ वी आर हैविंग ओनली 25 years old पार्टनरशिप, या मैंने 27. 92 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बने तो कितना हो गया? 27 years. तो 27 years में इतना संबंध अपने आप में, दैट इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन. इसलिए कहा जाता है इट हैज वेरी मच डेप्थ, सम इंटेंसिफाइड इंडिया. अब प्रश्न पूछने का तरीका, जैसे एक बार पूछा कमेंट इंडियन इजराइल और नेचुरल एलाई, तब ये लिखना है. आप याद रखिए, हम टाइटल पूछने को बदलते जाएंगे. बेसिक चीज तो यही है, बेसिक चीज यही है. तो आप हमेशा इन चीजों का रेशियो ज्यादा रखिए, तब एग्जामिनर को अपील करेगा कि हाँ चीजें. अच्छा, अगर चैलेंज कहे तो भी, चैलेंज न करे तो भी, देयर इज चैलेंज इंडिया फॉरेन पॉलिसी टू. चैलेंज क्या है? इंडिया इजराइल के बाद चैलेंज क्या है? फिर वही ईरान भी है, सऊदी अरेबिया भी है, पैलेस्टीन भी है. चैलेंज है क्या? वी आर. और अगर चैलेंज न भी पूछा जाए तो कंक्लूजन में उसको लाइए है कि वी आर कल्टिवेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद इजराइल. लेकिन प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कहां पे है? कुछ ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पे, बायलैटरल पे नहीं है. जैसे कि ईरान का प्रॉब्लम क्या है? रीजनल प्रॉब्लम है, रीजनल इशू. ग्लोबल इशू पे अब हम फिलिस्तीन राज्य को मानते हैं कि उसको राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. इजराइल इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट. लेकिन उस वजह से हम इजराइल के साथ संबंध तोड़ेंगे तो कश्मीर पे हमें सपोर्ट कहां मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट पे हमें सपोर्ट कहां मिलेगा? तो बात वो क्लियर कट है. इसलिए देयर आर चैलेंजेस. ईरान, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टीन, ये चैलेंज है. अब दूसरा, तो ये अब देख लेंगे. अब हम किसी भी तरीके से प्रश्न का केवल हम टाइटल बदलते चले जाएंगे. अब हम दूसरा प्रश्न आपको लिखे. अब यही आपका प्रश्न का स्ट्रक्चर हो गया. भूमिका लिखेंगे, लिख लीजिए. अब भूमिका कैसे लिखते हैं आप याद रखिए. निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? निष्कर्ष कैसे? हमेशा व्हाट चेंज अकर्ड इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी 90. भारत के विदेश में पहलकारी हो गई, प्रोएक्टिव हो गई, मोदी सरकार का रेफरेंस देते हुए निष्कर्ष लिखिए. और भूमिका कैसे लिखिए? जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी, जीरो सम, नॉन जीरो सम. भूमिका लिखिए थ्योरेटिकल टर्म से, भूमिका लिखिए सैद्धांतिक शब्दों से. आईआर में जब आप कहते हैं कि वो आईआर में लिखना है सबसे चैलेंजिंग है, और सबसे चैलेंजिंग सबसे आसान